Priyanka Jain ma'am and all dear parents meeting. So today's agenda is admissions open, NEP, that is age criteria, then CBSE to CGBSE, then from CGBSE to CBSE, new session 2023-24, timetable, admit card, no dues, pending fee and a fee approval. Very pleasant good morning to respected principal sir and my dear parents. I would like to welcome all in this week parents management meeting phase 3 to welcome to all once again. The purpose of this meeting is that you know the new academic session policies and the acknowledgement about the regarding academic and the other activities. So the session is very means the session is almost the running about the ending, and our examination will be start from the 4th of March. Okay, so I think all the parents know the timetable. As from the 10th CBSE board is here. From the 10th CBSE board from the means 4th of March, and the timetable of the CBSE board will be circulated, and the examination will be start from the that is the 27th February. First, the admission for the nursery to 9 CBSE board and the 11th also. So यदि आपके बच्चे छोटे बच्चे हैं या आपके कोई एडल्ट लेकर कोई बच्चे हैं तो आप उनका एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हैं. It is elaborated by our principal sir after the massive phase. Next one, like यहाँ पे almost CBSE के parents बैठे हुए हैं, but some of the students, some of the parents having the children have in the CG board also. If they want to switch over in the CBSE to the academic performance, unsatisfactory results, indiscipline, behavior and social issues, academic excellence, and the fee status. According to that, they will switch over the students from the CBSE to CG board and the CG board to CBSE. Suppose यदि किसी पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा CBSE में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या CG बोर्ड के किसी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि our what will be better do in the CBSE, तो वो यहाँ पर हमारे पास स्विच ओवर की पॉलिसी है और वो अपने बच्चे को स्विच ओवर करवा सकते हैं. स्विच ओवर का मतलब है कि CBSE से CG बोर्ड में जाना ये अवेलेबल है. नेक्स्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस ऑलमोस्ट. तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं इस चीज पर कि हमारे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटीज आपके होनी चाहिए. चाहते थे कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आप बच्चे को स्विच ओवर करवा सकते हैं, एंड द न्यू सेशन विल बी बिगिन फ्रॉम द अप्रैल. मींस प्री प्राइमरी सेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 1st of March, and the primary onwards the session will be start from the 3rd March, and 1st March we have open house for the PTM. हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 3rd March से स्टार्ट होगा. 1st March को रिजल्ट डिक्लेरेशन है, और उसके बाद प्री प्राइमरी का जो सेशन है वो आपका स्टार्ट होगा 1st March से 1st अप्रैल से 1st March से, एंड द अदर सेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 3rd April. तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे. Now I request our respected principal sir to elaborate and discuss the agenda in detail. Please sir. हमारा विषय क्या है और किन विषय से हम अभिभावकों से चर्चा करने जा रहे हैं. मैं आपको जानकारी प्रदान करूँ कि हमारे CBSE की कक्षा 5 से कक्षा 11 तक छात्रों की संख्या 997 के आसपास है. कहीं एक बार इसको 1000 के आंकड़े मान दिया जाए तो 1000 के आंकड़े में लगभग 40 अभिभावक आए. कोशिश करता है कि हमारी योजनाओं का लाभ सभी अभिभावकों को मिले और अभिभावकों के सारे सुझाव का परिपालन करते हुए विद्यालय के बेहतर के लिए प्रयास करें. तो जब तक अभिभावकों का पूरी रूप से उपस्थिति नहीं हो पाएगा तब तक विद्यालय की अपनी संरचना को आगे नहीं बढ़ा पाएगा. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पानी के उत्थान के लिए और बेहतर करने के लिए दोनों का अभिभावकों के साथ प्रबंधन का भी तालमेल बहुत जरूरी है. हम लगातार ये प्रयास कर रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन सूचनाओं के माध्यम से
और कक्षा शिक्षक भी सुविधा है और कम से कम इस मामले में कि अपने कार्यों के विकास के लिए आप तत्पर हैं और प्रबंधन के लिए अपना समय देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोच है, बहुत सकारात्मक बात है। और ये हमारा तीसरा प्रयास है जो प्रबंधन से सीधा आप रूबरू हो रहे हैं। इससे पहले मैं परिचर्चा के दौरान मैं एक बात को स्मरण दिला देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारा प्रयास 2 अगस्त को हुआ था। लगभग हर 2 महीने में हम एक प्रबंधक के साथ आपको मीटिंग कॉल करते हैं। तो पहले चरण में हमने सारी बातें की थी जो संस्था के शुरुआत के शैक्षणिक सत्र में जो गतिविधियां थी उसकी जानकारी हम आपको प्रदान किए थे। उसके बाद दूसरा हमारा मीटिंग हुआ था 11 अक्टूबर को, लगभग 2 महीने के बाद में। हर 2 महीने में विद्यालय में जो भी स्थितियाँ बनती है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं और जो भी शंकाएं होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, आप प्रबंधक से सीधा पूछते हैं। ये भी एक अच्छा अवसर होता है। तो दूसरा चरण की मीटिंग हमने अक्टूबर में किया था और लगभग हमने सारी चीजें जो आगामी सत्र में लागू होने वाले हैं, ये शेष महीने में नवंबर दिसंबर में क्या क्या चीजें क्रियान्वित होगी उसके बारे में हम चर्चा की। और तीसरा चरण आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 18 जनवरी को। तो लगभग आपको मान के चलिए कि तीसरा हमारा प्रयास है, तीसरा चरण है। जब हम 18 अक्टूबर को चर्चा कर रहे थे तो हमारे वर्किंग डेज की कार्य व्यवस्था 101 दिन का था। हम 101 दिन का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किए थे क्योंकि हमारे विद्यालय को ऑफलाइन में करते हुए कम से कम 101 दिन हो चुके थे जब 18 अक्टूबर की बात हो रही थी। उस टाइम ये समस्या था कि लगभग 2 साल से शैक्षणिक सत्र हो चुकी हमारा कोरोना काल के संकट के दौर से गुजरा है और सिर्फ हमारे विद्यालय नहीं बल्कि भारत भर के सभी विद्यालयों की यही स्थिति थी। कोरोना काल में लगभग 2 शैक्षणिक सत्र पूरी तरह से विद्यार्थी घर में बैठे रह गए और हमारे शासन के निर्देश के अनुसार व्यवस्था आयोजित कर दी है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के निर्देश के हिसाब से हम लोग ये परीक्षा लिए थे, एक तरह से ऑनलाइन की परीक्षा के बराबरी था। हम प्रश्न पत्र घर में दे दिए थे और विद्यार्थी घर में उत्तर लिख के लिए आए थे। लगभग यही स्थिति हम अपने भी शेष कक्षाओं में किए थे, लेकिन इसका दुष्परिणाम आज भी देखने को मिलता है। कहने का आशा ये कि लगभग हम इस एक साल के बाद 1 साल से ऑफलाइन के क्लासेस को संचालित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समस्याओं से छात्र पूरी तरह से निजात नहीं पा पाए हैं। अभी मैं कल ही की बात कर रहा था, छात्रों से जब मैं संपर्क कर रहा था और विशेषकर बड़ी कक्षाओं के छात्रों से, 11वीं 12वीं के छात्रों के साथ, उनके साथ तो ये भी चुनौतियां हैं कि जो 2 साल का अंतराल है वो अभी तक उनके ऊपर हावी हो गया है। 2 साल में जो उनकी क्षमताएं में गिरावट आई है, लिखने की, पढ़ने की, याद करने की, स्मरण शक्तियां, वो बहुत ज्यादा अभी तक उसे निजात नहीं पा पाए हैं। और अभी भी जैसे कोरोना के बाद के जब चर्चा हो रही थी, आप सभी को याद होगा कि हफ्ते या 2 हफ्ते पहले हमेशा न्यूज में और टीवी के न्यूज के माध्यम से सुर्खियां बनी थी और ऐसा लग रहा था कि एक बार पुनः स्कूल बंद हो जाएंगे, क्योंकि चीन की जिस प्रकार की स्थिति बन गई थी तो ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है। और जैसे ही इस प्रकार की परिचर्चा होती है तो सबसे पहले शिक्षा विभाग को ये आती है जानकारी और शिक्षा विभाग ही सबसे पहले टारगेट में होता है। तो बहुत शिक्षाविदों का ये कहना था कि हो सकता है कि कोरोना काल के संकट भारत में आ जाए और आखिरी चरण में हो सकता है कि वार्षिक परीक्षा भी ऑनलाइन हो जाए। बहुत सारे छात्र इस प्रत्याशा में थे कि हो सकता है कि कोरोना काल के संकट से भारत गुजरे और हमको ऑनलाइन की व्यवस्था मिल जाए। बहुत सारे छात्र इस उसके बाद टाइम टेबल आ गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई और स्टेट बैंक के सारे टाइम टेबल आ चुके हैं। शासन स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा, अब यह ऑफलाइन ही परीक्षा होगी। और आप सबको मैं जानकारी प्रदान कर दूं कि हमारी एक तरह से परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। 10वीं और 12वीं में थ्योरी पेपर से पहले प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। प्रैक्टिकल परीक्षा हमारे कक्षा 10वीं के प्रैक्टिकल मुख्य रूप से बच्चे हैं विज्ञान के और आईपी के। मैं कुछ इस विषय को आपके विषय के साथ जोड़ना चाहता हूँ। हम चूंकि यहाँ की प्राइमरी के टीचर और सीबीएसई में जो मुख्य विषय है सारे मुख्य विषयों को पढ़ाया जा रहा है। सामान्यतः हम मुख्य विषय की बात करते हैं तो हम 2 प्रकार की बातें करते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2। वर्ग 1 मतलब है मॉड्यूल विषय जिसमें गणित कवि में या फिर पाठ्यक्रम में माना जाता है लैंग्वेज में है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो हमारे सीबीएसई में हमने क्लास 10वीं में हिंदी की जगह किया है। अगर अभिभावक यहाँ क्लास 10 के होंगे तो जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ हिंदी की किसी प्रकार के पाठ्यक्रम में नहीं है। 9th और 10th में हम हिंदी सीबीएसई में नहीं चलाते हैं। इसके लिए हमारे पास आईपी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है। अंतर है हमारा सीबी बोर्ड में, मतलब स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में पाठ्यक्रम में अंतर है। हम दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। स्टेट बोर्ड की पाठ्यक्रम एकदम से स्टेट द्वारा संचालित होती है और सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक चलती है। आप उसको बुक जरूर देखें कि कौन से बुक पढ़ते हैं, उनके कितने पाठ्यक्रम समाप्त हो चुके हैं, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बच्चों में कितने कापियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और वार्षिक परीक्षा या पीपुल परीक्षा की उनकी क्या तैयारी है। कई बार गार्जियन के पास इतना कम समय होता है कि अपने बच्चों के साथ रूबरू नहीं हो पाते हैं और समस्याओं के कारण हमको उसके बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है। जब कभी मीटिंग होता है या पीटीएम होता है तो जरूर आप आते हैं पर चर्चा करते हैं, क्लास टीचर से
तो वो एक क्षणिक होता है, लेकिन एक चूंकि दीर्घकालिक आपको समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे को समय कम से कम आप 1 घंटा या 2 घंटा नहीं देंगे तब तक बच्चे में ये विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास, जिसकी अवधारणा हम यहाँ पर करते हैं, गारंटी नहीं होती है। मैं कई छात्रों को डाटा देख रहा था कि बच्चे लगातार स्कूल भी आ रहे हैं और ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं। उसका मतलब स्कूल में अगर वो 6 घंटा समय बिताते हैं और ट्यूशन में 2 घंटा बिताते हैं, कुल मिलाकर एक दिन में 8 घंटा का समय बिताते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट उनका फेल हो रहा है या किसी प्रकार का रिजल्ट में गिरावट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूशन किसी भी रिजल्ट को पास होने की गारंटी नहीं देता है। अब सवाल ये है कि इतने घंटे की पढ़ाई के बावजूद छात्रों में विकास क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमियां हो रही है, क्या हमको और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है, या इस विषय पर हमको चर्चा करना चाहिए। क्योंकि लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी छात्र क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पीपीएम में नहीं आते तो भी परीक्षा विभाग में आके जानने की कोशिश तो करें कि इनका रिजल्ट कैसा है। अभी भी कई माता बहने यहाँ पर आए होंगे, हो सकता है कि पीपी के रिजल्ट उनको पता नहीं होगा, लेकिन जाने से पहले आप परीक्षा विभाग से संपर्क कर ले और जानने की कोशिश करें। जब तक आपको परीक्षा परिणाम पता नहीं होगा तब तक तुलनात्मक रूप से हम रिजल्ट को कैसे सुधारें, इस पर भी चर्चा नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शैक्षणिक सबसे पहले का मकसद क्या है, उनके पीछे का सोच क्या है, ये भी जानना जरूरी है। सभी अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो और अन्य गतिविधियां भी बहुत अच्छा हो। मैं जिधर आदर्श ग्राम भारती किरणनगर के बारे में बात करना चाहूँगा कि हमारे एक ऐसा विद्यालय है, सीबीएसई को हम लोग को लगभग 4 साल हो रहे हैं। 2019 में प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और 2023 तक हम लोग हायर सेकेंडरी में पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके पहले भी जब हमारा स्कूल सीबीएसई नहीं हुआ करता था, फिर भी हम कक्षा 7वीं तक सीबीएसई के करिकुलम को चलाते थे, सीबीएसई के पाठ्यक्रम को चलाते थे। सांस्कृतिक हो, क्रीड़ा हो, योग हो तथा विज्ञान की बातें हो, कई अलग अलग कॉम्पिटिशन होता है जिसमें हाउस की एक्टिविटीज होती है। बच्चों के अपनी रुचि के अनुसार हर प्रकार की कॉम्पिटिशन यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। अगर आप सभी को जानकारी भी होगा, आपके बच्चे आपसे बात करते होंगे तो आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक समय आपको स्कूल की एक्टिविटीज होती थी, उसको हम सकारात्मक कार्यक्रम बोलते हैं, हाउस एक्टिविटीज। हाउस एक्टिविटीज ऐसा एक्टिविटीज है कि सारे छात्रों को मौका मिलता है उनके रुचि के अनुसार हम ऐसे कॉम्पिटिशन को डिजाइन करते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा जोड़ सके। तो जब सवाल हमारा ये इंटेंशन रहता है, हमारा ये ध्यान रहता है और ये ध्येय भी रहता है कि हम विद्यार्थी को पूरी सर्वांगीण विकास की अवधारणा को परिपूर्ण करें। तो हमारे टीचर एक चीज आपको हमेशा चर्चा के दौरान लिखते हुए, बताते हुए और दिखाते भी होंगे, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल एक ऐसा चीज है जिसमें छात्रों के सारे चीज का हम उसमें दर्ज किए हैं। छात्र के अटेंडेंस, छात्र का जो एकेडमिक एक्सीलेंसी है, पढ़ने में कैसा है, अन्य गतिविधियों में कैसा है, डिसिप्लिन उसमें कैसा है, आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, किस गतिविधियों में बेहतर कर रहा है, किस दिन अनुपस्थित रहा, क्या उसको किसी प्रकार का पनिशमेंट मिला है, किसी प्रकार की ऐसी समस्या आ गई है जिसकी वजह से आपको बुलाना पड़ा है। कई छात्रों को यहाँ पर बड़े क्लास में बड़े क्लास सस्पेंड भी हो रहे हैं। तो कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। जितनी भी छात्रों की जो समस्या को हम स्टूडेंट प्रोवाइड नोट करते हैं, हम देखिए आपके छात्र का आज तक एक्टिविटी है, उसका बिहेवियर है और उसका नेचर है। तो हम ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं सर, तो आप हमारे घर में बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होती, पढ़ने में ईमानदारी बरतते हैं। तो ये आपका आकलन आपके वालियों को आपके घर के प्रति है। लेकिन वही छात्र जब स्कूल आते हैं तो उनकी परवरिश पूरी तरह से बदल जाती है। कि छात्रों की दो भूमिका है, 2 प्रकार के चेहरे हैं। घर में स्कूल में कुछ और बिहेव करते हैं, इसलिए स्कूल में सुधारने के लिए आपका प्रयास बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हमारे पास फ्रेंड्स है कि हमारे पास कोई भी सूचना है उनको तत्काल पहुँचती है। जैसे अगर छात्र आते हैं तो उनको देखने वाले कम से कम 10 छात्र और भी साथ में आते हैं जो देखते हैं, क्लास में रहता है, तत्काल उसकी सूचना होती है और उसके बाद हम आपको बताते भी हैं। तो ये बातें करने के लिए तो आपको सूचनाएं दें। कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं आप सब संवाद करने के लिए, लेकिन मोबाइल ना तो रिस्पॉन्स होता है और स्विच बंद आता है। अगर है कि आप ऐसा नंबर दें जिसमें आप व्हाट्सअप चलाते हैं, हम कई जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना चाहते हैं और हमारी ये कभी भी इच्छा नहीं होती है कि हम व्हाट्सएप ऐसा नंबर बोले जो छात्रों का है। कई छात्र जानबूझ को वही व्हाट्सएप नंबर देते हैं, वही मोबाइल नंबर देते हैं जो छात्र के पास होता है, ताकि सूचनाएं को अपने हिसाब से देखेंगे और अपने हिसाब से आपको भी बताएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा ये सोच रहता है कि अभिभावकों के नंबर है और अभिभावकों को सूचना अभिभावकों के माध्यम से दें। क्योंकि P1, P2, P3, P3 तक बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। बहुत सारे छात्र P1 में बहुत ज्यादा फेल हुए हैं तो P2 में अपने रिजल्ट को थोड़ा सा सुधार लिए हैं। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जो P1 में पास हो गए हैं और P2 में फेल हो गए हैं और P3 में पुनः फेल हो गए हैं। मतलब कई वेरिएशन देखने को मिला है, काफी उतार चढ़ाव रहा है। बहुत कम ऐसे छात्र मिले हैं जो P1, P2, P3 सभी परीक्षा में पास हो रहे हैं।
तो स्थितियाँ ये हमेशा ये सोचनी है कि ऐसा क्यों फ्लक्चुएशन आ रहा है, अचानक रिजल्ट बढ़ जाता है, फिर गिर जाता है, फिर एवरेज हो जाता है। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि हर पालक चाहता है कि अपने आपके बच्चे पास हो जाए, तो कम से कम पास होने की स्थिति तो बननी ही चाहिए ये। लेकिन आप सभी अभिभावकों को जानने की जरूरत है कि आपका बच्चा वाकई तीनों परीक्षा में कैसा किया है, और किसी प्रकार के कोई उतार चढ़ाव तो उसके पीछे का कारण क्या है। कारण को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप अपने बच्चे को सुधार भी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए, आपकी तरफ से भी होना चाहिए और विद्यालय प्रबंधक भी करें, हमारे शिक्षक कर ही रहे हैं। तो संवाद के माध्यम से हम समस्याओं को जानने की कोशिश करें। हमारे टीचर्स लगातार आ रहे हैं, लगातार आपको बता दो कि यहाँ 7 पीरियड की क्लासेस चलती है और लगभग डेली हमारे पीरियड्स क्लासेस जा रहे हैं। और मैं बड़े क्लास की बात करूँ, जो क्लास हालांकि यहाँ पे गार्जियन कक्षा 9, 10, 11, 12 कम हो गए। अभी मैं मीटिंग के दौरान कुछ दिनों से बच्चों से, बड़े बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा था, उनकी अपने अपने विषय से संबंधित समस्याएं हैं। उस समस्या को खुल के बता रहे हैं, उनको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, बायोलॉजी में दिक्कत हो सकती है, 2 लेक्चरर हैं, गणित भी 2 लेक्चरर हैं और बायोलॉजी के लिए 2 लेक्चरर्स हैं। ये तो हमारे इंग्लिश मीडियम में है और इसी प्रकार का हिंदी मीडियम में भी है। इनको हेल्प कर सकते हैं। सवाल यह है कि बच्चे को कम्युनिकेट हो, अपनी समस्याओं को बताए, उनको क्या समझ में नहीं आता है। आप भी अभिभावक जब बात करते हैं अपने छात्रों से, आपको लगता है कि छात्र जो बहुत ही अच्छा करते थे, जिनका 90% के आसपास आता था, तो इस प्रकार का हम सेक्शन का वर्गीकरण करते थे। लेकिन सीबीएसई में हमने देखा कि एक समान पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अपने पढ़ाई के प्रति सचेत है, जागरूक है, इसलिए सीबीएसई का चुनाव किया है। जब हमने कोई ऑप्शन रखा था कि कोई बच्चा अपने छात्र सीबीएसई में चला जाए या स्टेट बोर्ड में चला जाए, अधिकांश पालक जो आप यहाँ पर बैठे थे, आपको लगा कि आपका करिकुलम सीबीएसई बेहतर है, इसलिए आप अपने बच्चों का सीबीएसई में एडमिशन करा दिए। और टीचर्स भी अलग अलग हैं, साइंस के 2 टीचर हैं, मैथ्स के 2 टीचर हैं, सोशल साइंस के 2 टीचर हैं, संस्कृत के, हिंदी के, सारे सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं। अब किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो अगर एक टीचर से कोई समस्या है तो दूसरे टीचर से भी पूछ सकता है। 25 जनवरी के बाद विषयों को प्राप्त कर दीजिए। बच्चे में एक डिपेंडेंसी होता है, वो डिपेंडेंसी को खत्म करना जरूरी है। नहीं तो आगे चलकर एक तरह से कोई एडिक्शन हो जाएगा, नशा हो जाएगा, बिना एडिक्शन कर रह ही नहीं सकते हैं। तो इस अवधारणा को भी खत्म करना है। मैं ये देख रहा था जो बच्चे टापस है, जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो कभी ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, उसे नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपके पास विकल्प को ट्यूशन कराना कुछ नहीं बचता है। लेकिन ये आपकी मजबूरी है, बाध्यता है, इसमें विद्यालय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं ये देख रहा था कि ट्यूशन की स्थिति भी विद्यालय से बदतर हो गई है। हमारे यहाँ तो कम से कम 30 छात्र एक साथ पढ़ते हैं। कई बार ट्यूशन में जाने वाले छात्रों को अगर आप देखेंगे तो उनको चटाई पर बैठा दिया जाता है, लगभग 25 छात्र एक साथ बैठ जाते हैं। उनके पास एक लपेट सैंपल होता है, एक बोर्ड होता है और वो फार्मूली वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं। मतलब सिर्फ जो अटेंशन होता है, ये इंडिविजुअल अटेंशन होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो कुल मिला के फार्मल क्लासेस होती हैं। तो ट्यूशन को कोई लाभ अगर नहीं मिला तो ट्यूशन जाने का क्या औचित्य है, ये भी सोचने की बात है। इसलिए सिर्फ को करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको लोगों से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बीच बीच में काफी अच्छे तरह टीचर से इंटरेक्शन बनाए रखें ताकि सुधार आ सके। और छोटे क्लास से ही अगर बच्चे सुधरते जाते हैं तो आगे चल के समस्या नहीं आएगी। जो अभी वर्तमान में आगे समस्या आ रही है, जब अचानक आपको याद होगा जुलाई अगस्त में स्कूल खुला था तो रायगढ़ जिला में कई विद्यालय में बहुत प्रकार की गंभीर समस्याएं आ रही थी। यहाँ तक कि आप मालूम है कि रायगढ़ के इस स्कूल में हायर सेकेंडरी के बच्चों ने लगभग 400 की मात्रा के लगभग 6 एडमिशन सुनिश्चित हो चुके हैं। जैसा का एडमिशन खाली किया था उसके बाद बहुत सारे ऐसे 20 से 25 अभिभावक है जो फॉर्म ले जा चुके हैं और धीरे धीरे सबमिट कर रहे हैं, एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं। ज्यादातर एडमिशन हमारे सीबीएसई में हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास विकल्प होगा कि आप स्टेट बोर्ड में या हिंदी मीडियम में भी एडमिशन करा सकें। कई अभिभावक के मैं आपको बता दूं कि इसका अधिसूचना जारी होता है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा और ये संभवतः मार्च के प्रथम सप्ताह में सूचना जारी हो जाएगी। तो जैसे ही सूचना जारी होगी इसका प्रसार भी कर देंगे, इसके डिस्प्ले बोर्ड में बाहर से सूचना भी दे देंगे कि आरटी के तहत एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आरटी के एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, किसी भी साइबर में जाके तो आपको फॉर्म उपलब्ध होगा, सारा डाटा उसको भरवा देंगे। डाटा भरवाने के बाद उसका हार्ड कॉपी लेंगे, हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद गवर्नमेंट का जो स्कूल शासकीय विद्यालय वहाँ पर खुद जमा करना है। प्लस सारा जितना भी एप्लीकेशन आते हैं उसको रायपुर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। रायपुर फॉरवर्ड करने के बाद लॉटरी सिस्टम से सब कोटा निर्धारित होता है कि किस विद्यालय में कितने कितने सीट है, तो सब अपना अपना सीट का कोटा निर्धारित करके रायपुर भेजते हैं और उसके बाद वहाँ से लॉटरी निकलती है और लॉटरी निकलने के बाद जो छात्र जिस स्कूल में आते हैं उनका लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये है जो मार्च में होता है।
बहुत सारे अभिभावक ये बोलते हैं कि सर हमने आरटी में आपका स्कूल डाला है लेकिन हमको दूसरा स्कूल मिल गया है, तो हम उसको क्या करें। तो मैं ऐसे बता देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जिस स्कूल को आपने प्रायोरिटी दी है उसमें अगर एडमिशन नहीं होता है और दूसरे विद्यालय में एडमिशन होता है तो आपके पास 23 सीट का रिजर्व होगा। बहुत सारा अभिभावक क्विट कर देते हैं कि हमको उस विद्यालय में नहीं पढ़ाना है, यही पढ़ाना है, भले फीस देना पड़े। तो कई बार आरटी में आपका जो डिमांड है उसके अनुरूप उसको नहीं मिलता है। तो ये अलग अलग वेरिएशन से अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। हो सकता है कि इसके विषय में आप बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जानकारी की, तो हमारे शिक्षा प्रबंधक संजय शर्मा सर हैं जो आरटी को देखते हैं उससे संपर्क कर सकते हैं। कहने का ऐसे है कि हमने अपने एडमिशन लाने शुरू कर दी है और जिस प्रकार के जैसे मैं आपको बता रहा था कि फाउंडेशन स्टेज है उस प्रकार की किताबें भी हम लोग डिसाइड कर लिए हैं। बच्चे मोबाइल ला ही नहीं सकते हैं, अगर कोई रोजाना मोबाइल लाते हुए पढ़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाती है। छात्र को भी पता है तो कम से कम उनकी बाध्यता के विद्यालय के दौरान कम से कम 7 घंटे हर रहेंगे तो मोबाइल के बिना पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से क्लास की पढ़ाई पर डिपेंड है, तो वो पर्याप्त नहीं है। अगर बच्चे क्लास के पढ़ाई पर डिपेंड होंगे तो परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, सुपरविजन जरूरी है। तो ये एक तरह से जहाँ तक ये मोबाइल की बात है इसको दूर करना जरूरी है, इसके लिए काउंसलिंग करना जरूरी है, समझा है। इसके पीछे का ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा कारण है मोबाइल एडिक्शन। पहले हमारी बाध्यता थी कि ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो मोबाइल देना की बाध्यता हो गई है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मोबाइल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत छात्र इस बात का बहाना बनाते हैं करने से कि स्कूल की सूचनाएं आती है, होमवर्क आता है, इसलिए मोबाइल चाहिए। तो पेरेंट्स विश्वास कर लेते हैं कि चलो इस वजह से मोबाइल चाहिए, होमवर्क देखना है, कोई सूचना है, इसमें मोबाइल दे देते हैं, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है। आप थोड़ी सी छूट देने से बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं। इसलिए अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि कृपया छात्रों को मोबाइल ना दें और उनको कम से कम काउंसलिंग करें, एक प्रकार उसको मेंटली प्रेशराइज न कर दें ताकि वो बच्चे थोड़ा सा विचलित हो जाए, पढ़ने में मन न लगे। उनको समझाने के बारे में जानकारी बता दूँ। हमने किया कि बोर्ड से संबंधित जितने भी छात्र हैं कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं, हो सकता है कि 8वीं वाले भी छात्र आ जाए, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी छात्र नोटिस की प्रक्रिया रहेगी। तो इस पर जो एडमिशन कार्य हमारा अनिवार्य होता है कुछ काउंटर से बच्चों को नोटिस देना होगा, जैसे फीस काउंटर है, लाइब्रेरी है, स्कूल्स है, लैब्स है, कई डिपार्टमेंट के कोई पेंडिंग होते हैं। तो अगर नोटिस का कोई डाटा आपके पास जाता है, जानकारी आपको जाता है, तो कम से कम ये जानकारी आपके पास पहले से होगी नोटिस की प्रक्रिया क्या है। सभी छात्रों को नोटिस किया जाता है। अनुभव है सभी अभिभावकों से, जो अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पानी को नोटिस क्लियर रहे और उसके बाद उनको एडमिशन कार्ड पर्याप्त समय में मिल जाए, ताकि एडमिशन कार्ड एडमिट कार्ड मिलने के बाद वो बोना कार्ड एग्जामिनेशन हो जाएंगे, एक तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा और परीक्षा के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो सभी पार्टियों के पास एडमिशन कार्ड होना बहुत आवश्यक है और ये कोशिश करें कि इसके जितने भी फॉर्मेलिटीज है, जितने भी औपचारिकता है वो समय से पूर्ण हो जाए। तो ये आपके लिए ये स्लाइड था और आपने सूचना था, आपने जानकारी दी थी कि नोटिस प्रक्रिया में आपकी सहयोग बहुत ही आवश्यक है। CBSE का मैं 20 बताना चाहता हूँ, नर्सरी से लेकर कक्षा 11वीं तक हमने कोशिश की आपको जानकारी है। मैंने CBSE का इसके 20 निकाला है जो बहुत ही बड़ी तादाद में लगभग ये मान के चले कि 42,13,000 एक तरह से 42 लाख 20 हज़ार की बात है। ये इतना बड़ा प्रिंटिंग की सभी बचा हुआ है और हमेशा जब भी प्रिंटिंग होती है, चर्चा होती है, तो मैं हमेशा एक तरह से आपसे एक निवेदन ही करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि इस विषय को आपको निर्णय समझने की पर्याप्त आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे अभिभावक परीक्षा के दौरान घोषणा पत्र की प्रक्रिया पूरी की है, हम विद्यालय में पढ़ते जा रहे हैं और विद्यालय में इसकी आवश्यकता क्यों है इसको भी समझने की आवश्यकता है। विद्यालय में जब किसी भी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट की बात होती है तो कई चीजों का समावेश होता है। सबसे पहले तो शिक्षकों को वेतन दिया जाना, तो शिक्षकों का वेतन हमारे जितने भी फीस भुगतान करते हैं एक बहुत बड़ी धनराशि लगभग हमारे आय का लगभग 80% का वेतन में देते हैं। उसके बाद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लेबोरेटरी और इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको डेवलप करने में हमारे 20% जो बचते हैं वो उसको हम स्पेंड करते हैं। तो कुल मिलाकर जब तक आपका सहयोग इस मामले में सकारात्मक नहीं रहेगा तब तक विद्यालय विकास नहीं हो पाएगा। इसमें एक्सेसरीज खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, टीचिंग एड खरीदने के लिए, लैब को अरेंज करने के लिए, लाइब्रेरी में किताब को उपलब्ध कराने के लिए और टीचर्स से पेमेंट प्राप्त हो जाए, इसलिए अभी अपेक्षा आपसे रहती है कि आप इस विषय पर थोड़ा सा संवेदनशील रहेंगे।
अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप गंभीरता से लें और समय पर इसका अदायगी कर सकें, ताकि आपके पालियों को ये जुड़ा हुआ विषय है, इस पर हम अपने पालियों को भी बेहतर विकास के लिए अवधारणा और योजना बना सके। इसका लाभ सभी को मिले, विद्यालय के साथ साथ अभिभावकों से आगे हो सके। तो ये आपस में सहयोग की भावना है, आपस में सहयोग की अपेक्षा है। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के नियम के अनुसार विद्यालय चाहे तो अपने स्वेच्छा से प्रति वर्ष 8% की फीस की बढ़ोतरी कर सकता है, कि फीस की निर्धारण समिति बनेगी और समिति के निर्धारण में ये 8% का जो बढ़ोतरी है विद्यालय प्रबंधक अपने स्तर पर कर सकता है। लेकिन 8% से अधिक जाएगा तो ये इसकी दूसरी समिति बनेगी जो अपर कमेटी कहलाती है, और 10% से ऊपर जाता है तो ये टॉप कमेटी बनती है। मतलब कहने का आशा है कि 8% की बढ़ोतरी हमारे विद्यालय से स्कूल कर सकता है। बढ़ोतरी हम 8 से भी कम किए हैं। सीबीएसई में ये बढ़ोतरी लगभग 7, 7.5, किसी ने 6.5 भी हुआ है, लेकिन किसी भी क्लास में हमने 8% की फीस तक की बढ़ोतरी की ही नहीं है, उसे कमी की है, ताकि हमने पेरेंट्स पे कम से कम किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े और समय समय पर फीस की अदायगी कर सके। और हम भी हर साल टीचर्स की किए हैं और आगामी इसके लिए आपको सहयोग करना है इस स्लिप के हिसाब से। ये बहुत ही मामूली चीज है। कांग्रेस किसी में 7% की है, जो 8% से है। इसके अलावा जो भी हमारी गतिविधियां हैं, गतिविधियों में लगभग आप चूंकि परीक्षा का समय आ गया है और परीक्षा के समय के बाद हमारे सारे एक्टिविटीज प्राप्त हो गए हैं और पूरा फोकस हमारे पढ़ाई लिखाई पर है। इसलिए आप लोग से भी अपेक्षा है कि आप अपने पालियों के प्रति थोड़ा सा सजग रहें और संवेदनशील रहें। पाठ्यक्रम लगभग या तो पूर्ण हो गया है या पूर्ण होने वाला है, इसलिए पूर्णावृत्ति चल रही है। और अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया परीक्षा के पहले कोई लंबी छुट्टी में ना जाए। लगभग के पर चर्चा होती है और अभिभावक एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं कि किसी आकस्मिक कारण की वजह से उनको घर मतलब अचानक लंबे छुट्टी के लिए जाना होता है, तो वो पढ़ाई भी बाधित होती है और परीक्षा भी छूटता है। तो कम से कम परीक्षा के दौरान जब तक हमारी परीक्षा चल रही है, आप देख लीजिए स्लाइड्स के माध्यम से, इसको हमने फ्लेक्सी के माध्यम से भी लगा दिया है कि लगभग 22 बचेंगे और कम से कम परीक्षा तक तथा अन्य गतिविधियों को खत्म करते हुए पढ़ाई के प्रति आपका जागरूक भी रहेंगे और संवेदनशील भी रहेंगे। समय समय पर आप शिक्षकों से भी मिलते रहेंगे, बीच में पीटीएम हम करेंगे, तो आपसे अपेक्षा है कि पीटीएम का भी लाभ उठाएं और अपने पालियों के प्रति अपने शिक्षकों से भी मिले, ताकि हम हर सूचनाएं हर मार्गदर्शन आपको मिलता रहे। आप वाकई मतलब अपेक्षा है कि आपकी सक्रियता से आपके पालियों का भी विकास होगा। हमारी बहुत सारे ऐसी अवधारणा है इस पर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि पालियों को इसका भरपूर लाभ मिले। हमारे शिक्षक भी लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। शैक्षणिक बातें हो या शैक्षणिक गतिविधियां हो या फीस स्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो और किसी प्रकार के विकास आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके पालियों से जुड़ी हुई है, विद्यालय के लिए सभी का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। आप संवेदनशील हैं, इस चीज को गहराई से सुने हैं और बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक सुने हैं। हो सकता है कि इसका लाभ माध्यम से और पालियों के माध्यम से विद्यालय को मिले और विद्यालय को एक ऊंचाई पर पहुंचे। आप सभी अभिभावकों को जुड़ने के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। की सीमा है ये एक कम से कम 3 साल होनी चाहिए तो नर्सरी में बैठ पाएगा और नर्सरी स्कूल में नहीं दे पाएगा। कम से कम 4 साल होगा तो केजी 1 में बैठेगा, 1-2 की स्थिति। कम से कम 6 साल का होगा तो क्लास 1 में जाएगा। ये नया एजुकेशन पॉलिसी है और उसके बाद क्लास 2 को उसी हिसाब से चलेगा। इसको शासन ने फाउंडेशन कोर्स का नाम दिया है। मतलब फाउंडेशन मतलब बच्चों को तब तक पढ़ना, लिखना और समझना और उनकी एक आकलन करना कि बच्चे का स्टेटस क्या है। ये सारी विधाओं में हमको बच्चों की पूरा तैयार कर देना है। क्लास 3 से फिर उसका जो है ना एक प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई है अच्छे से। और क्या नाम है उनका 5 से 6 से हाँ और 9वीं से 12वीं हायर सेकेंडरी होगा। आपको इस बार मतलब मेरे ख्याल से 9 से मेन सब्जेक्ट चुन लेना होगा, जो अभी अपन 11th में चुनते हैं ना, ये अभी 2025 में लागू होगा इस साल। या बायो लेंगे या कॉमर्स लेंगे, ये आपको 9वीं क्लास से ही चुन लेना है। मतलब अब जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उनको छोड़ देना है।
और बच्चे को, और उसमें एक सब्जेक्ट वोकेशनल होगा, वो कंपल्सरी होगा हर बच्चे के लिए। मतलब उसमें एक सब्जेक्ट कोई ना कोई ऐसा फील्ड जो रोजगार डेवलप करे, बच्चे का स्किल डेवलप करे काम करने का, वो रोजगार पूरा समझ लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और आपका इंटरनेट से संबंधित बहुत सारी, कोई राजमिस्त्री वाला भी हो सकता है, सारी चीजें पेज सीधा। इतनी हड़बड़ी है कि आपको मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड से जो लोग जुड़ करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें उनको सीबीएसई में आने के क्या लाभ हैं, तो सर ने आपको बता दिया, उसमें डीप में मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे जो बहुत पुअर हैं सीबीएसई से हम सीजी बोर्ड में भेजे, क्योंकि हमको दिख गया है कि वो बच्चा सीबीएसई में आगे उसको दिक्कत आएगी, तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सीबीएसई और सीजी में, लेकिन क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल होता है ना, वो सीबीएसई का काफी टूट होता है। तो उसमें क्वेश्चन पेपर एकदम इजी आते हैं और इसमें क्वेश्चन पेपर एकदम हार्ड, मतलब बच्चे का डीप टेस्ट होता है इसमें। और महसूस करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और उसका कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों को भी झेलना होता है। पढ़ाई में उसका नुकसान इफेक्ट भी जाता है, बच्चों का आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इससे आप सब लोग फॉलो कराइए और बता दीजिए, जो नहीं आया है हम उनको बता देंगे। मतलब ये मान करके चलिए, औसत मैं मान के चलता हूँ 100 रुपया प्रति महीने, मतलब मेरे तक के क्लास में लगभग 100, उसके नीचे में ही हमने रखा। हमको जो फीस हम बढ़ाते हैं, जो नियम के अनुसार हमको टीचर्स को इंक्रीमेंट देना पड़ता है, उनको कई प्रकार की और सुविधाएं देनी पड़ती है, हम उतना ही फीस बढ़ाते हैं ताकि वो टीचर्स की हमारी पूर्ति हो जाए। 27 लाख था, वो हो सकता है 32-33 लाख रुपए का है इंक्रीमेंट, तो वो हम आपकी फीस बढ़ोतरी से उतना ही पैसा हमको मिलेगा, और बाकी चीज का हमने कुछ बढ़ोतरी नहीं किया है। सब बाकी सब जो भी स्कूल का साज सज्जा है, मेंटेनेंस है, नया स्ट्रक्चर है, नई सुविधाएं हैं, वो सब हम पुरानी फीस में एडजस्ट कर देंगे। थैंक यू आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, और आपको एलाबोरेट करने के लिए